नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे कुछ बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित 22 साल की एक युवती की मौत हो गई है। तीसरी लहर में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी युवा की जान गई है। 15 दिसंबर 2021 के बाद से अब तक 10 मौतों की रिपोर्ट हो चुकी है। 24 घंटे में प्रदेश के चारों बड़े शहरों में कोरोना विस्फोट हुआ है। साथ ही आपको बताते चले कि इंदौर में सबसे ज्यादा करीब 948 नए मरीज मिले। भोपाल में 562 केसेस मिले हैं। इनमें से करीब 39 बच्चे हैं। ग्वालियर में 333 और जबलपुर में 242 नए संक्रमित मिले। कमलनाथ के ओएसडी आर.के. मिगलानी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। साथ ही उन्हें चिरायू अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मिगलानी को दूसरी लहर में भी कोरोना हुआ था और चिरायू अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर अजय गोयनका ने बताया है कि मिगलानी को हल्का बुखार और खांसी है। साथ ही 22 साल की युवती सागर की रहने वाली बताई जा रही है और उसे 10 दिन से सर्दी और बुखार था। घर पर ही इलाज करवाती रही और इस दौरान हालत गंभीर होने पर परिवार वाले 2 दिन पहले ही उसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे। कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकला है जांच में और इलाज के दौरान ही युवती की मौत हो गई है। डॉक्टरों ने मौत की वजह कोविड निमोनिया कार्डियोपल्मोनरी आर्टरिटिस बताया है। और इस दौरान आपको बता दें कि एक मौत छतरपुर में भी हुई है। तीसरी लहर में अब तक की मौतों में ज्यादातर की उम्र 50 के ऊपर बताई जा रही है। प्रदेश में 15 दिसंबर 2021 तक करीब 1,05,29 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बाद से 10 जनवरी 2022 तक स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों के मुताबिक करीब 1,05,38 मौतें हो चुकी हैं। भोपाल में 22 साल की लड़की के कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इस दौरान कोलार निवासी लड़की दिसंबर में यूएस से लौटी थी और सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। रात की बात यह रही कि उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कोई पॉजिटिव नहीं आया है। वो ठीक होने के बाद दोबारा यूएस भी जा चुकी है। भोपाल में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,962 पहुंच गई है। अस्पताल में करीब 53 मरीज अभी भी भर्ती हैं। मध्य प्रदेश में हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल की उम्र से ज्यादा के दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों को बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया है। सोमवार शाम 5:30 बजे तक प्रदेश में करीब 63,200 लोगों को बूस्टर डोज लगाया गया। सबसे ज्यादा 5,715 डोज के साथ भोपाल टॉप पर रहा। दूसरे नंबर पर 5,185 डोज के साथ इंदौर, 4,695 डोज के साथ जबलपुर तीसरे नंबर पर रहा है। वहीं सबसे कम अनूपपुर में मामले सामने आए जहां पर 182 लोगों का टीका लगाया गया। प्रदेश में बूस्टर डोज लगाने में फ्रंटलाइन वर्कर्स सबसे आगे रहे। कुल डोज में करीब 31,832 डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए गए। इसके बाद ही 18,481 फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा दूसरी बीमारी से पीड़ित 12,887 बुजुर्गों ने वैक्सीन लगवाई है। प्रदेश में 28 दिसंबर की स्थिति की बात करें तो स्थिति के अनुसार 10 जनवरी को बूस्टर डोज लगाने के लिए करीब 6 लाख लोग पात्र हैं। इसमें हेल्थ लाइन वर्कर्स 2,97,628 हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स 2,29,607 और 60 साल से ज्यादा उम्र के दूसरी बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों की संख्या 82,241 बताई गई। मध्य प्रदेश में मंत्रालय, कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस समेत राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। बीते 2 सप्ताह में प्रदेश के मंत्रालय से लेकर एसडीएफ दफ्तर तक संक्रमण पहुंच चुका है। इस दौरान प्रदेश में नेता, अफसर, डॉक्टर और पुलिस कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 2 सप्ताह के अंदर ही शिवराज सरकार के 2 मंत्री संक्रमित हो गए, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 2 जिलों के साथ ही आपको बता दें कि 2 जिलों में कलेक्टर समेत 10 बड़े अफसर कोरोना की जद में आ चुके हैं। 3 जज भी पॉजिटिव मिले। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार मंत्रालय में कोविड की एंट्री दिसंबर के हो चुकी थी और दिसंबर में तरुण पिथौड़े के कोविड संक्रमित होने के बाद से एक खबर सामने आ रही है। लगातार अधिकारी
कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद अगले 2 सप्ताह में मंत्रालय में पदस्थ अफसरों से लेकर जिला कलेक्टर, एसपी, एसडीएम तक संक्रमित हो चुके हैं। आलम यह है कि अब हर रोज प्रदेश के सरकारी दफ्तरों से लेकर कर्मचारी तक पॉजिटिव आ रहे हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अब तक न तो सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के आने की ना तो संख्या सीमित की, ना ही दूसरी बंदिशें लगाई हैं। इसके चलते सरकारी दफ्तरों में फिलहाल दहशत का माहौल बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस बदल दी गई हैं। नए नियमों के मुताबिक हल्के लक्षण और बिना लक्षण वाले पॉजिटिव मरीजों को अब 7 दिन में ही होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब तक होम आइसोलेशन की अवधि 14 दिन निर्धारित थी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक ने भी सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों यानी सीएमएचओ को होम आइसोलेशन के नए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए 7 दिन का होम आइसोलेशन ही काफी होगा। आइसोलेशन के आखिरी 3 दिनों में यानी कि 5वें, 6ठे और 7वें दिन मरीज को अगर बुखार न आए तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पहले किसी कोविड जांच की आवश्यकता नहीं होगी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक बिना लक्षण वाले मरीजों को उनको कहा गया है कि जिन्हें बुखार और खांसी नहीं है, उनका ऑक्सीजन लेवल भी करीब 93 से अधिक है। कमजोर लक्षण वाले मरीजों की श्रेणी में उन्हें रखा गया है जिन्हें जुकाम, गले में खराश और बुखार तो है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल 93 से कम नहीं हुआ है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने बढ़े हुए संक्रमण की वजह से एमबीबीएस की सिद्धांतिक कक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। अब ये कक्षाएं ऑनलाइन ही संचालित की जाएंगी। साथ ही क्लिनिकल पोस्टिंग और विश्वविद्यालयीन परीक्षा पूर्व निर्धारित तरीकों पर ही होंगी। इस दौरान मेडिकल कॉलेज डीन ने सोमवार को इसका आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रही है। पिछले 10 दिनों में ही मरीजों को रोज मिलने वाली संख्या में करीब 14 गुना का इजाफा देखा गया। 1 जनवरी को प्रदेश भर में करीब 269 नए केस सामने आए थे, जबकि 10 जनवरी को 4120 नए मरीज मिले। तो वहीं 358 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। इनमें से 136 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। तो वहीं 222 लोग ऐसे भी हैं जो होम आइसोलेशन से जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। अब प्रदेश में कोरोना की थर्ड वेव सुनामी की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अपने विधानसभा क्षेत्र सांची के बाद बर्बाद फसलों को देखने पहुंचे हैं। शाम को अंधेरा होने की वजह से नायाब तहसीलदार और किसानों ने टॉर्च की रोशनी में नष्ट फसलों को दिखाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने किसानों से चर्चा कर फसलों की हुई क्षति की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि प्रभावित हुए किसानों की हर संभव सहायता की जाएगी। 3 दिन से बारिश होने की वजह से रायसेन में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। सांची विकास खंड के ग्राम बारला, तिजालापुर समेत कई अन्य गांवों में भी नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पहुंचे थे। खेतों तक पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो गया, जिसके कारण किसानों और नायक तहसीलदार शिवांगी खरे ने मोबाइल की टॉर्च से उन्हें फसलें दिखाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने एसडीएम एल के खरे को शीघ्र ही सर्वे कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए ताकि प्रभावितों को सहायता उपलब्ध कराई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है कि सर्वे कार्य से कोई भी प्रभावित छूट नहीं सकता। ऐसे में प्रत्येक प्रभावित किसानों की फसल को जो क्षति हुई है उसका आकलन करने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इंदौर में युवक कांग्रेस के कार्यक्रम में संघ की तुलना दीमक से कर दी है। उन्होंने कहा है कि आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर से दिखता नहीं, जिस जैसे दीमक होती है उसी तरह से किसी वस्तु या घर में लड़ती है, उसी तरह आरएसएस काम करता है।
इस पर तीखा हमला बोलते हुए इन्होंने आगे ये भी कहा कि सबसे ज्यादा गाली भी खाने वाला हूं। इंदौर में युवक कांग्रेस के कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये आरएसएस की विचारधारा है। मैं चाहता हूं कि आरएसएस के जो लोग हैं मुझसे बहस करें। तुम्हारा संगठन है कहाँ, रजिस्टर्ड संस्था कहाँ है? ये केवल गुपचुप तरीके से ही काम करते हैं, दबे छिपे काम करेंगे, खुलेआम कोई काम नहीं करेंगे, गुप्त रूप से बात करेंगे, कानाफूसी करेंगे, गलत बात फैलाएंगे। मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि संगठन के रूप में आरएसएस ने क्या कभी कोई धरना दिया है, क्या कोई आंदोलन किया है, या कहीं किसी आम आदमी या किसान या मजदूर की लड़ाई क्या आरएसएस ने लड़ी है? कभी नहीं लड़ेंगे, कभी ऊपर से नहीं आएंगे। वो हमेशा आपके घर में आएंगे, आपसे कहेंगे भाई साहब आपने बहुत दिनों से चाय नहीं पिलाई, चाय तो पिलाइए, भोजन करा दीजिए। ये ऐसे लोग हैं और ऐसी विचारधारा को फैलाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोमवार को रायपुर के भाटा गांव इलाके में पुलिस परिवार से जुड़ी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये सभी महिलाएं सहायक आरक्षक, होमगार्ड स्तर के जवानों की पत्नियां थी। उनके वेतन और प्रमोशन की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की यहां पर तैयारी की गई थी, मगर इससे पहले ही इनके नेतृत्व करने वाली उज्जवल दीवान और उसके कुछ साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उज्जवल की रिहाई की मांग को लेकर फिर इन महिलाओं ने बवाल खड़ा कर दिया। गुस्से में आई इन महिलाओं ने सब इंस्पेक्टर दिव्या शर्मा के साथ मारपीट की। दिव्या शर्मा पर प्रदर्शनकारी महिलाओं का झुंड टूट पड़ा और उन्हें पीटने लगा। ये घटना मीडिया के कैमरे में भी कैद हुई है और इसी दौरान महिलाओं ने आईपीएस रत्ना सिंह का कॉलर खींचा। खबर यह भी है कि खींचतान में उनका बैच भी टूट गया और देर रात इस मामले में रायपुर के डीडी नगर थाने में दिव्या शर्मा ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। अज्ञात महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस परिवारों के अधिकारियों की लड़ाई लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता राकेश यादव और दूसरे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और बलवा का केस दर्ज किया गया है। सोमवार को हुए इस हाईवे जाम के प्रदर्शन में राकेश यादव भी शामिल थे और इस मामले में पुलिस परिजनों का नेतृत्व करने वाले उज्जवल दीवान, नवीन राय समेत 10 लोगों के खिलाफ उन्हें मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें आपको बता दें कि पत्रकार जितेंद्र भी शामिल हैं। खबर यह भी है कि प्रदर्शन से जुड़ी कुछ महिलाओं को भी सोमवार की शाम पुलिस ने जेल में दाखिल करा। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी इन गिरफ्तारियों का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। सहायक आरक्षक, होमगार्ड स्तर के जवानों के परिजन उनके वेतन और प्रमोशन में नियमों के बदलाव को लेकर पिछले महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी मामले में छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने एक रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है, जिस पर जल्द ही फैसला लिया जाना है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सहायक आरक्षकों की तरह ही वेतन मिलेगा और डीजीपी की तरफ से मिली रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री इस मामले में घोषणा कर सकते हैं, मगर इससे पहले ही विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। और जिले में 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन में लापरवाही भी इस दौरान देखने को मिली है। इसी की वजह से बच्चों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल बच्चों को वैक्सीन लगाने वाले नर्सिंग स्टाफ ना तो ग्लव्स पहन रहे हैं, ना ही उनके पास सैनिटाइजर है। ऐसे ही एक नजारा शहर के एमजीएस पब्लिक स्कूल में देखा गया। यहाँ बच्चों के वैक्सीन लगाया जा रहा है। वैक्सीन लगाने के दौरान जो सरकारी मेडिकल स्टाफ है वो बिना ग्लव्स के वैक्सीन लगा रहा है। इसके साथ ही उनके पास सैनिटाइजर तक नहीं है। बताया यह भी गया कि ऐसे में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा पैदा हो जाता है। पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग की लगभग 250 टीमें वैक्सीन लगाने का काम कर रही हैं और ये टीमें शासकीय और निजी स्कूल में बच्चों के वैक्सीन लगा रही हैं। ये स्थिति अकेले एक स्कूल की नहीं है, अन्य जगह की भी बताई जा रही है और यहाँ भी मेडिकल स्टाफ के पास ग्लव्स या सैनिटाइजर नहीं है। इसमें बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। सबसे खराब हालात ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिले, जहां पूरे जिले में 250 टीमें लगी हैं, उनमें से किसी के भी पास ग्लव्स या फिर सैनिटाइजर है ही नहीं। इसी की जानकारी लेकर जल्द ही उन्हें सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल के गसबसौंदा से दमोह जाने वाली विद्यांचल एक्सप्रेस में सोमवार की रात को एक युवक के साथ घटना हो गई, जिसके बाद हर कोई सदके में है। दरअसल इस युवक पर एसिड अटैक हुआ है।
चलती ट्रेन में युवक को झुलसता देख ट्रेन में सवार व्यक्तियों ने कंबल डालकर आग बुझा दी। इस दौरान आपको बता दें कि घटना गंज बसौदा की बताई जा रही है, जहां गंज बसौदा रेलवे स्टेशन के आउटर पर रात को करीब 8:30 बजे T4 कोच में यह घटना हुई। जो आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि रात में नीचे की सीट पर पत्नी बैठी हुई थी और वो बच्चे के साथ ऊपर सीट पर थे। अचानक ही बेटी चिल्लाई कि पापा आग लग गई। देखा तो हमारी सीट के करीब एक व्यक्ति आया, उसके चेहरे पर आग लगी हुई थी। मैंने जो कंबल ओढ़ा था उसने उड़ा दिया और उस व्यक्ति के चेहरे पर उस कंबल को लपेट दिया गया, जिसके बाद 4-5 बार मारा गया, तब जाकर उसके चेहरे पर लगी आग बुझी है। इससे आग बुझी और इस दौरान पत्नी और बेटा भी घायल हो गए। किसी युवती ने उसके ऊपर दरअसल एसिड फेंक दिया था। जीआरपी अफसरों के मुताबिक रात में भोपाल निवासी सचिन साहू के झुलसने की सूचना मिली थी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया उनको, जिसके बाद सचिन के भाई लोकेश साहू ने बताया है कि सचिन विदिशा में ऑफिस में काम करता है। 1.5 महीने पहले ही उसके नौकरी उसने ज्वाइन की थी। युवक का चेहरा और हाथ बुरी तरह से झुलस गए हैं। अभी युवक भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए उसका बयान दर्ज नहीं हो पाया है। रेलवे एसपी ने भी इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं।